Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss about genomic library और जीन बैंक. इसको अल्टरनेटिवली जीन बैंक का नाम भी दिया जाता है. अब इसमें से जीनोमिक लाइब्रेरी है क्या, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? द जीनोमिक लाइब्रेरी बेसिकली कलेक्शन ऑफ बैक्टीरियल और बैक्टीरियोफेज क्लोन्स. जितने भी इसमें से क्लोन्स होंगे, चाहे वह बैक्टीरियोफेज के होंगे, चाहे उसमें से बैक्टीरिया के होंगे, उस हर क्लोन के अंदर किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के डीएनए का हर फ्रेगमेंट, मतलब उसमें से हर जीन की कॉपी उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए. हर ईच कंटेनिंग एटलीस्ट वन कॉपी ऑफ एवरी जीन डीएनए सीक्वेंस. जो एक सेल के अंदर डीएनए पाया जाता है, उस डीएनए के अंदर अगर फॉर एग्जांपल सपोज दैट उसके अंदर 20,000 जीन्स पाए जाते हैं, उससे जो जीनोमिक लाइब्रेरी बनाई जाएगी 20,000 जीन की कॉपीज जो होंगी, उनका जो सीक्वेंस होगा वो पार्टिकुलर उन वेक्टर्स के अंदर, उन क्लोन्स के अंदर वो एग्जिस्ट करेंगे. ये जीनोमिक लाइब्रेरी होती है. Single genomic library of entire gene. Single genomic library of entire genome represented as a set of the DNA fragments inserted into the vector molecule. ये डीएनए के फ्रैगमेंट्स होंगे, लेकिन ये फ्रैगमेंट की फॉर्म में वो इंसर्टेड होंगे रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड की फॉर्म में या रिकम्बिनेंट फेज डीएनए की फॉर्म में. वो उस कॉलोनी के अंदर एग्जिस्ट करेंगे जिसको आर्टिफिशियली कल्चर किया हुआ है. अब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? इसका बहुत सिंपल सा मेथड है. जीनोमिक डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म उसको निकाल लिया गया, फिर इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम से चॉप अप कर दिया गया, कट कर दिया गया. कट करने के बाद वेक्टर किसी होस्ट बैक्टीरियम से लिया गया. उस होस्ट बैक्टीरियम का जो वेक्टर था उसको सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज से कट किया गया, जिससे जीनोमिक डीएनए को चॉप अप किया गया था. सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसको चॉप अप करेगा? उसको कट करेगा फॉर एग्जांपल जो होस्ट बैक्टीरियम से, जो उसमें होस्ट से लिया गया प्लाज्मिड, उसको चॉप अप करेगा. अब इस तरह से जो वेक्टर सर्कुलर था वो लीनियर हो गया. अब उसमें डीएनए का फ्रेगमेंट मौजूद है. अब इसमें से लीनियर वेक्टर और इसके साथ जीनोमिक डीएनए का फ्रेगमेंट्स और प्लस डीएनए लाइगेज जो कि ग्लू का काम करता है, डीएनए के दरमियान फास्फोडाइस्टर लिंकेज बनाएगा, इसको इनक्यूबेट किया गया फॉर एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर. जब से पार्टिकुलर टेम्परेचर की इंक्यूबेट किया गया, तो उसमें से जो जीनोमिक डीएनए का फ्रेगमेंट था और जो प्लाज्मिड था, उसके अंदर डीएनए के फ्रेगमेंट को डीएनए लाइगेज ने उस प्लाज्मिड के अंदर लाइगेट कर दिया, जोड़ दिया, फास्फोडाइस्टर लिंकेज बना दिया. अब उसमें से रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया. आफ्टर दैट इसमें से क्या होगा? जो ईच रिकम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर एक जैसा फ्रेगमेंट नहीं होगा, उसके अंदर डिफरेंट जीनोमिक डीएनए के फ्रेगमेंट्स मौजूद होंगे. जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, सारे ही इंटायर जीन की इंटायर जीनोम की लाइब्रेरी बनाई जाती है, तो जीनोम में सारे ही उसके जीन शामिल होंगे, तो डेफिनेट उसके अंदर वो डिफरेंट जीनोमिक डीएनए के फ्रेगमेंट भी एग्जिस्ट करेंगे. आफ्टर दैट दे आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सूटेबल वेक्टर. जो सूटेबल वेक्टर है वो दो तरह के उसमें से हैं. सूटेबल वेक्टर में से या तो उसमें से बैक्टीरिया है या उसमें से फेज पार्टिकल्स हैं, दैट इज कॉल्ड द बैक्टीरियोफेज, जो कि इसमें से वेक्टर के तौर पे भी उसको यूज़ किया जाता है. इसका एक मैकेनिज्म, इसकी कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया. ये जीनोमिक डीएनए कहाँ से लिया गया? किसी भी सोमेटिक सेल से ले लिया गया होस्ट के. डीएनए को फिर वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया. अब इस डीएनए को यहाँ से चॉप अप करने के बाद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट के अंदर चेंज कर दिया. और यहाँ से जो ये इसमें से प्लाज्मिड्स हैं, इन प्लाज्मिड को भी उन्होंने छोटे छोटे पीसेस के अंदर, लीनियर पीसेस के अंदर, सर्कुलर से लीनियर पीसेस के अंदर चेंज कर दिया. यही फ्रेगमेंट डीएनए लाइगेज ने इसके अंदर अटैच कर दिए और उसके अंदर इसके साथ लाइगेट कर दिया. After that, they must have to be shifted to the expression system, which is a bacteria in this case. अब जीनोमिक लाइब्रेरी तो बन गई, सारे ही जीनोम के फ्रेगमेंट्स
उन वेक्टर के अंदर चले गए, वेक्टर से होकर सीधे उसमें से एक्सप्रेशन सिस्टम दैट इज़ अ बैक्टीरिया के अंदर चले गए, उसमें से बैक्टीरिया की मल्टीपल क्लोन्स बनेंगी और क्लोन्स के अंदर वो पार्टिकुलर फ्रेगमेंट ऑफ जीनोमिक डीएनए का भी मौजूद होगा। अगर हमें कोई उसमें से पार्टिकुलर जीन को रिकग्नाइज करना है, हाउ वी कैन रिकग्नाइज इट, कि हमारा टारगेटेड डीएनए है जिसको हम रिसर्च में यूज़ करना चाहते हैं या किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, उसमें से फॉर एग्जांपल ये 20,000 जीन्स के फ्रेगमेंट्स मौजूद हैं उस कॉलोनी के अंदर, उसमें से हम एक फ्रेगमेंट चाहिए, हम कैसे इसको ट्रेस करेंगे? इसको ट्रेस करने के लिए डीएनए प्रोब चाहिए। दिस इज़ अ डीएनए प्रोब। जो डीएनए प्रोब इसमें से होगा, डीएनए प्रोब है क्या? ये इस्तेमाल होगा फ्लोरिसेंटली या रेडियो एक्टिव लेबल डीएनए मॉलिक्यूल है। जैसा अगर उसमें से रेडियो एक्टिवली इसको लेबल करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल में, डीएनए के अंदर जो फास्फोरस मौजूद होती है फास्फोडाइस्टर लिंकेज बनाने के लिए, उसके अंदर फास्फोरस का नॉर्मली एटम पाया जाता है P31, लेकिन यहाँ से उसको रेडियो एक्टिव बना दिया जाता है इन केस ऑफ द फॉस P32 उसके अंदर यूज़ होगा। और ये प्रोब सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड है जिसकी 20 से लेकर 40 न्यूक्लियोटाइड इसकी लेंथ है। इसका मतलब ये न्यूक्लिक एसिड का मतलब ये प्रोब डीएनए का भी हो सकता है, प्रोब आरएनए का भी हो सकता है। हमारी बुक्स में कुछ में डीएनए दिया हुआ है, बेसिकली डीएनए दिया हुआ है। इसका जो सीक्वेंस होगा इस प्रोब का, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसका सीक्वेंस हमारे पास नोन है, इस प्रोब का सीक्वेंस उस डीएनए के साथ, उस जीन के साथ जो हमारा कंप्लीमेंट्री या जीन है, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारा फोकस टारगेट पीस ऑफ द जीन है, उसके साथ इसका कुछ न कुछ सीक्वेंस कंप्लीमेंट्री होना चाहिए ताकि उसके साथ हाइब्रिडाइज हो जाए। अगर उसके साथ हाइब्रिडाइज नहीं होगा तो डेफिनेटली उसके साथ ये लिंकेज नहीं कर सकेगा, तो हम ट्रेस नहीं कर सकेंगे कि कहाँ पर हमारा टारगेटेड जीन फ्रेगमेंट मौजूद है। प्रो में भी पार्शियली प्योर मैसेंजर आरएनए भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है डीएनए का हो। न्यूक्लिक एसिड बता दिया, डीएनए का भी होता है, आरएनए का भी होता है, पार्शली उसमें से ये प्योर मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस भी इसमें से हो सकता है। इसको यूज़ किया जाता है लोकेट करने के लिए सिमिलर और कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस, उसको देखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है फ्रॉम द जीनोमिक लाइब्रेरी अमंग लॉन्ग डीएनए स्ट्रेच। जो उसमें से कोई भी डीएनए स्ट्रेच होगा जो उसमें जीनोमिक लाइब्रेरी में होगा वहाँ से देखा जाएगा, या उसमें से बैक्टीरियल कॉलोनीज में से इसको उस रिकॉर्ड जीन को देखा जाएगा, सच ऐसा जीनोमिक लाइब्रेरी है या कंप्लीमेंट्री लाइब्रेरी है या एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोम है। उन सारे फैक्टर में से इसको यूज़ किया जाता है प्रोब को टू लोकेट द टारगेटेड जीन। ये मैं आपको पहले जैसे बता चुका हूँ कि प्रो जो फ्लोरिस्टेंटली डाई या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में से हो जाता है, ये स्पेसिफिक से बाइंड हो जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। ये उसके जो लोकेटिंग हम इसको देखते हैं कैसे लोकेट करते हैं, यहाँ इसको एक वे में दिखाया गया। यहाँ से सबसे पहले ये तो हमारी एक कॉलोनीज़ है जो बैक्टीरियल की कॉलोनीज़ है जिसमें जीनोमिक लाइब्रेरी में वो क्लोन बैक्टीरिया उस पेट्री डिश के अंदर ग्रो किए हुए हैं। अब इस बैक्टीरिया में से हमें उस कॉलोनी को उसमें से लेना है। कैसे उसमें से लेंगे? ये जो कॉलोनीज पेट्री डिश के ऊपर ग्रो की गई हैं इसको नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर एक मेम्ब्रेन है उसके ऊपर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफरिंग a bacteria from the petri from the colony from the culture media to the nitrocellulose filter is called the blotting। इसको ब्लॉटिंग का नाम दिया जाता है। ब्लॉटिंग सेल्स टू दी मेम्ब्रेन, बैक्टीरियल सेल को यहाँ से मेम्ब्रेन को ब्लॉट कर दिया गया, पोर कर दिया गया। यहाँ पर क्या होगा, ये जो बैक्टीरियल कॉलोनीज जो थी इसमें सेल लाइसिस हो जाएंगे, डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड होगा डीनेचर हो जाएंगे, क्योंकि प्रोब सिंगल स्टैंडर्ड है। इससे तो डीएनए को भी डीनेचर होना पड़ेगा ताकि उसके साथ हाइब्रिडाइज कर सके। डीनेचर किया जाएगा, फिक्सिंग ऑन द मेम्ब्रेन, और ये जो डीएनए उसमें से होगा ये मेम्ब्रेन के ऊपर अपनी पोजीशन को फिक्स कर लेगा। आफ्टर दैट क्या होगा, इसमें से लेबल्ड प्रोब को इंट्रोड्यूस किया जाएगा इस कॉलोनी के ऊपर। इंक्यूबेशन, फिर इसको जब लेबल्ड का इसके ऊपर डाल दिया जाएगा प्रोब जो रेडियो एक्टिविटी डाल दिया जाएगा, इनक्यूबेट विद द प्रोब एंड द वॉशिंग अनहाइब्रिडाइज्ड प्रोब्स। अब इसको इस मेम्ब्रेन को नाइट्रोस सेलुलोस मेम्ब्रेन को वॉश किया जाएगा ताकि वो प्रोब्स जो हाइब्रिडाइज नहीं हो सके
वो वॉश हो जाएं ताकि वो अपनी रेडियो एक्टिविटी शो ना कर सकें, और जो टारगेटेड जीन है उसको इजीली पहचाना जा सके। फिर इसको विजुअलाइज किया जाता है, जैसे हाइब्रिडाइज डीएनए को ऐसे विजुअलाइज किया जाता है, जिनके साथ वो प्रॉब ने हाइब्रिडाइज किया था उसको यूवी एलिमिनेटर के नीचे रखकर उसको देख लिया जाता है, ताकि फ्लोरेसेंट उसकी रेडिएशन प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो टारगेटेड जीन को वहाँ से अलहदा कर लिया जाता है। ये एक जीनोमिक लाइब्रेरी का ओवरव्यू दिया हुआ है। सो लुक यार, जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी है, इसमें से ये सोमैटिक सेल्स हैं, इन सेल का ये डीएनए को आइसोलेट किया गया, और इस तरह से प्लाज्मिड होस्ट सेल से लिए गए, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको डाइजेस्ट किया गया, ये भी लीनियर हो गया, ये भी लीनियर पीसेस हैं, इसके स्टिकी एंड्स हैं, लाइगेज ने इनको इसके साथ लाइगेट कर दिया और ये रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गए। होस्ट बैक्टीरिया के अंदर इसको इंसर्ट कर दिया गया, बैक्टीरिया की डाटर सेल्स पर रिड्यूस हो गए, बैक्टीरिया कॉलोनीज होगी। फिर इन प्लाज्मिड में से इन बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के बाद कलेक्शन ऑफ द जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट कर ली गई। अगर फेज होता है, बैक्टीरिया फेज का भी फंक्शन ऐसे होगा। ये टारगेटेड डीएनए है, इसको रिस्ट्रिक्शन से डाइजेस्ट किया जाता है, उसे छोटे छोटे इसके अंदर फ्रेगमेंट बन जाते हैं। फ्रेगमेंट बनने के बाद इस डीएनए की रिकम्बिनेशन किसके साथ की जाती है, फेज डीएनए के साथ की जाती है, पैकेजिंग होती है, असेंबली होती है, ये बाहर होगी, फिर इस सारे फेज के अंदर इसको इंसर्ट कर दिया जाता है। तो ये फेज का जो डीएनए होगा अब डायरेक्टली अपना डीएनए इनकॉर्पोरेट कर देगा, इक्वलाई जैसे बैक्टीरिया के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देगा। सेकंड जो लाइब्रेरी है जिसको सी लाइब्रेरी, जिसको कंप्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी का नाम दिया जाता है। अब कंप्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी क्या होती है, दोनों में डिफरेंस है। जीनोमिक लाइब्रेरी थी, ये कंप्लीमेंट्री लाइब्रेरी है। सी डीएनए कंप्लीमेंट्री डीएनए यानी ऐसा डीएनए जो मैसेंजर आरएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनता है, उसको सी डीएनए का नाम दिया जाता है। सी डीएनए कलेक्शन ऑफ क्लोन्स ऑफ द डीएनए विच आर कंप्लीमेंट्री कॉपीज ऑफ द मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए की कंप्लीमेंट्री कॉपी होगी जो कि किसी भी पार्टिकुलर सेल से आइसोलेट की जाती है। इस कंप्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी के अंदर जो रॉ मटेरियल है वो मैसेंजर आरएनए है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्लीमेंट्री डीएनए। दिस लाइब्रेरी रिप्रेजेंट ओनली दोज जीन्स विच आर एक्सप्रेस विद द ग्रुप ऑफ द सेल्स और टिश्यूज। वो सेल जो ग्रुप ऑफ सेल्स के अंदर टिश्यू का एक्सप्रेस करते हैं उन्हीं को कंसिडर किया जाता है। मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस आफ्टर स्प्लाइसिंग, इसमें से जो मैसेंजर आरएनए यूज़ किया जाता है, आपको पता है कि जो मैसेंजर आरएनए है तो उसके दो तरह के उसके अंदर रीजन्स पाए जाते हैं। एक उसमें से कोडिंग होता है, एक उसमें से नॉन कोडिंग होता है। और ये कोडिंग नॉन कोडिंग की जब बात कर रहे हैं, ये बेसिकली कोडिंग नॉन कोडिंग का रीजन उसमें जीन के अंदर भी मौजूद होता है। जो कोडिंग रीजन होता है जीन का उसको एक्सॉन कहते हैं, जो नॉन कोडिंग होता है उसको इंट्रॉन कहते हैं। यही सेम सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए के अंदर भी आते हैं। फिर मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बननी होती है उससे पहले उसमें से स्प्लाइसिंग की जाती है, यानी जो नॉन कोडिंग रीजन जिसके इंट्रॉन कहा जाता है उसको कट करके रिमूव कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को परफॉर्म करने वाला स्प्लिसियोसोम होता है जो इंट्रॉन को रिमूव करता है और एक्सॉन को आपस में जोड़ देता है। तो इस वजह से जो मैसेंजर आरएनए बनता है वो आफ्टर द स्प्लाइसिंग उसका साइज़ छोटा हो जाता है ताकि उसके अंदर सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस आए। जिस लाइब्रेरी के अंदर सिर्फ उसमें से कोडिंग सीक्वेंस ही यूज़ होता है, एक्सॉन ही यूज़ होते हैं। कंप्लीमेंट्री का मैसेंजर आरएनए रिप्रेजेंट ओनली द एक्सॉन, उसके अंदर सिर्फ एक्सॉन यूज़ होगा, इंट्रॉन उसके अंदर यूज़ नहीं होगा। सीएन जो कंप्लीमेंट्री डीएनए डायरेक्टली इंसर्टेड इनटू द कंप्लीमेंट्री सिस्टम एक्सप्रेशन सिस्टम, जो कि एक बैक्टीरिया है। तो उस बैक्टीरिया के अंदर वो एक्सप्रेशन सिस्टम है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जीन ट्रांसलेट होगा तो उसमें से प्रोटीन बनेगी, उस प्रोटीन को वहाँ से आइसोलेट कर लिया जा सकता है। जीनोमिक लाइब्रेरी और कंप्लीमेंट्री लाइब्रेरी के अंदर थोड़े से डिफरेंसेस हैं। रिमेंबर हियर दिस इज़ अ जीनोमिक लाइब्रेरी, दिस इज़ अ इसमें से कंप्लीमेंट्री सी डीएनए लाइब्रेरी कहा जाता है। ये इसमें से जीनोमिक डीएनए को अलहदा कर लिया डायरेक्टली सेल से, इसमें मैसेंजर आरएनए में से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई तो उसने कंप्लीमेंट्री डीएनए बना दिया। अब इस कंप्लीमेंट्री डीएनए को भी फ्रेगमेंटेड कर दिया, ये भी इसमें डीएनए फ्रेगमेंट कर दिया, दोनों को एक वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। वो वेक्टर दोनों केसेस के अंदर प्लाज्मिड्स ही होते हैं। प्लाज्मिड इसमें से बाकी प्रोसेस मैं बता चुका हूँ, इसको हाइब्रिडाइज किया, हाइब्रिडाइज करने के बाद इसके एक्सप्रेशनल सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। एक्सप्रेशन सिस्टम फॉर एग्जांपल एस्चेरिचिया कोलाई है। तो जब ये दोनों इस सिस्टम के अंदर जाएंगे वहाँ वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस करने के वो पार्टिकुलर प्रोटीन्स बनेंगे, उस प्रोटीन को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है या उसको जेनेटिक रिसर्च के अंदर या फर्दर रिसर्च में यूज़ किया जाता है। थैंक यू वेरी मच कि आपने लेक्चर को सुना और यकीनन आपने अंडरस्टैंड भी किया होगा। थैंक यू वेरी मच और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।